नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज का मुद्दा 20 लाख करोड़ के पैकेज पर सवाल क्यों? जी हां, देखिए ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट पर साल 2020 के लिए अब तक 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पैकेज के बारे में आज विस्तार से बताएंगी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर ऐलान के साथ ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि 20 लाख करोड़ के इस बड़े पैकेज पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों में कितना दम है। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ जफर इस्लाम जी हैं, कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी हैं, जेडीयू से राजीव रंजन जी हैं और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जफर भाई, कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री का ये पैकेज हेडलाइन है, इसमें कहीं भी आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए हेल्पलाइन नहीं है। कैसे जवाब देंगे आप इसका? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हमारी अपोजिशन पार्टी जो है, मुझे अपनी आवाज ही वापस आ रही है, सुनाई दे रही है। थोड़ा सा ठीक करवाइएगा, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक करा रहे हैं। अगर आप बोल सकते हैं जफर भाई तो बोलिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी डिटेल्स जानती भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो पैकेज अनाउंस किया, उसके पैकेज का पूरा जो है एक ब्रॉड गाइडलाइन जो आइडिया दे दिया है। उन्होंने कहा है बिल्कुल कि ये रिफॉर्म्स ओरिएंटेड है, ये गरीबों के लिए है, जो सेक्शन बराबर नेग्लेक्टेड रहता है इकोनॉमिक पैकेज से, उन लोगों के लिए है, ये इंडस्ट्री के लिए है, एमएसएमई के लिए। इतना बड़ा पैकेज है कि इसमें सारे लोग समा जाएंगे। ये ऐसा पैकेज है जिसमें जो हम अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने का पैकेज है। जो हमारा, उन्होंने ऑल्सो कहा है कि लिक्विडिटी, उन्होंने ऑल्सो कहा है कि जो लिक्विडिटी चाहिए बिजनेस को, एमएसएमईज को, वो मिलेगा। उन्होंने कहा है कि जो सप्लाई चेन के बारे में बात किया। उन्होंने 5 जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में किया, उसमें डेमोग्राफिक, यंग जो पॉपुलेशन, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन, उसके बारे में क्या है बात। उन्होंने बात किया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो मेरे ख्याल से जो कांग्रेस पार्टी कह रही, कांग्रेस पार्टी ने तो अभी इसका देखा ही नहीं है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरी दुनिया इसके बारे में समझ रही है, देश की जनता समझ रही है, गरीब मजदूर जो छोटे-छोटे जो दुकान लगाते हैं, उन लोगों के लिए। जफर इस्लाम ये कह रहे हैं कि अभी तो डिटेल्स भी नहीं आई, आज से तो धीरे धीरे वित्त मंत्री डिटेल्स देना शुरू करेंगी। बिना कुछ भी जाने कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा नेगेटिव रिमार्क क्यों दे रही है कि ये सिर्फ हेडलाइन पैकेज है, इसमें हेल्पलाइन नहीं है? अगर आपने आदरणीय सुरजेवाला जी का ट्वीट पढ़ा हो नेहा जी, तो उन्होंने कहा कि ये हेडलाइन है, प्रधानमंत्री जी ने हेडलाइन दी है और हेल्पलाइन कैसे देंगे, ये निर्मला सीतारमण जी के हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। तो हमने कतई भी किसी भी तरीके का हमने नेगेटिव रिमार्क नहीं दिया। और प्रश्न पूछना, हमारा सकारात्मक प्रश्न पूछना हमारा धर्म है और सच्चाई है, उस धर्म को हम निभाते रहेंगे। आप कहेंगी तब भी और नहीं कहेंगी तब। माफ कीजिएगा, क्योंकि आपने सुरजेवाला जी का नाम लिया तो मैं आपको सुरजेवाला जी कह के संबोधित करने लगी। एक मिनट सुरेंद्र जी, सुन लीजिए सर। देखिए, आपने मुझे कहा कि अगर आपने सुरजेवाला जी का ट्वीट पढ़ा, आप जानते हैं कि मैं उन पत्रकारों में से हूं जो यूं ही बातें नहीं करती। तो ट्वीट मेरे सामने ही है, आप बड़ी रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका ट्वीट पढ़े बगैर ही ये सवाल चला दें। तो उसमें क्या कहा है रणदीप सुरजेवाला जी ने? व्हाट यू सेड टुडे गिव्स द कंट्री एंड द मीडिया हेडलाइन। When the blank page is filled with heartfelt help of people, the nation and Congress party will respond. आगे वो क्या कह रहे हैं? The mammoth heartbreaking human tragedy of migrant workers walking back home needed compassion, care and safe return. India is deeply disappointed by your utter lack of empathy, sensitivity and failure to address the woes of millions of migrant workers. अब मुझे ये बताइए सुरेंद्र जी, अंग्रेजी में ट्वीट है इसलिए मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, पर आप समझ गए होंगे। इसमें तो साफ सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि ये डिसअपॉइंटमेंट है, भारत के लिए ये निराशा की बात है। तो सवाल तो उठे हैं ना, अगर सवाल उठाएं तो डंके की चोट पे कहिए हम उठा रहे हैं सवाल। इसमें किस बात की डिप्लोमेसी? फिर से वही बात है, कोई हम डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं। डिप्लोमेसी शायद हो सकता है आप कर रहे हैं, आपकी कोई मजबूरी हो, चूंकि आप अच्छी खासी पढ़े लिखी हैं। हाँ। हम तो कम पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा। हम आपको जितना जो मैंने ट्वीट का हिंदी का अर्थ समझा है, हाँ। उसमें सिर्फ जो मैंने बात कही, उसके साथ साथ उन्होंने माइग्रेंट लेबर्स की एगोनी को, माइग्रेंट लेबर्स की परेशानियों को एड्रेस किया है। और वो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी और आप भी उस चीज को एग्री करेंगे। सुरेंद्र जी, मैं वही कह रही हूं। और आपके सवालों को लेकर के ये चर्चा रखी है हमने। उस पे खा जा रही है। नहीं, देखिए
मैसेंजर को अगर बार बार शूट करेंगे ना तो मैसेंजर पलट के जवाब देगा। मैसेंजर का काम ब्रिज बनना है सुरेंद्र जी। अब आप अपनी बात रखिए, समय मैं आपको पूरा दूंगी, लेकिन बात यह है कि मैसेंजर को यहाँ शूट मत कीजिए। यहाँ पर देश के लिए आप सब काम कर रहे हैं, तो वही बात रखें तो बेहतर है। ठीक है सुरेंद्र जी, आप बोलिए, आप बोलेंगे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी मैं। बोलिए आप। जी जी, अब सीधा प्रश्न है कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज, अगर ये कैश लिक्विडिटी का पैकेज है और ये पैसा आम जन में जाता है, उद्योगपतियों में जाता है, मजदूरों में जाता है, किसानों में जाता है, तो कांग्रेस पार्टी तहे दिल से इसका स्वागत करती है। 20 लाख करोड़ अगर ये जाता है तो कांग्रेस पार्टी हाथ खड़े करके, हाथ तालियां बजा करके इसका स्वागत करेगी। हाँ। लेकिन अगर ये मात्र शुद्ध आंकड़ों की बाजीगरी रही, जिसमें इन्होंने ये कहा कि 8 लाख करोड़ आरबीआई पहले दे चुका है, 1,76,000 करोड़ क्या नाम हमने पहले घोषणा कर दी है, और उसके बाद बाकी चीजों को हम ये इनडायरेक्टली ऐसे देंगे और वैसे देंगे, अगर ये आंकड़ों की बाजीगरी रही और ये यथार्थ में नहीं आया, तो निश्चित तौर पर ये जो है इस आपदा के समय में मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, हमारे साथ और आपके साथ, सबके साथ आपने कहा कि अगर 20 लाख करोड़ सीधे सीधे इंप्लीमेंट होता है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर ये आंकड़ों की बाजीगरी रही तो फिर कांग्रेस इस पर सवाल उठाएगी। अब इस पर जफर से मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे साथ ब्रिजेश कुमार सिंह मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। ब्रिजेश जी, प्रधानमंत्री के अगर पूरे वक्तव्य को देखा जाए तो आर्थिक पैकेज के साथ साथ पीएम ने आत्मनिर्भरता की बात बार बार कही। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये पैकेज एक अहम कदम है। जरा ब्रिजेश जी, एक बड़ी तस्वीर में हमें समझाइए कि कल के संबोधन के बाद भारत और आत्मनिर्भरता, इसे बड़ी तस्वीर में हम कैसे देखें? प्रधानमंत्री दरअसल क्या कहना चाहते थे? देखिए यहाँ ओब्वियसली कूटनीतिक कारणों से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो तमाम संबोधन है कभी भी चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ समय से वो लगातार जो एड्रेस कर रहे हैं देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो बातचीत कर रहे हैं, उसमें वो लगातार कह रहे हैं कि इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कीजिए। उन्होंने बार बार लेबर रिफॉर्म्स की बात की, बार बार स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की। कल भी जब उन्होंने बात की, जो इकोनॉमी के 5 पिलर्स की जो बात की, उसमें जो है उन्होंने सिस्टम को जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन करने के लिए कहा। उन्होंने ये कहा कि जो है हमारा जो क्वांटम जंप वाली थॉट होनी चाहिए। यानी इरादा क्या है? आप देखिए, जो भारत है जिसके पास एक बहुत ही यंग यूजफुल लेबर फोर्स है, अगर उसको इंगेज करना है, अगर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना पड़ेगा। जो उस समय का इस देश का आर्काइव सिस्टम था, जिस तरह की ट्रेड यूनियनिज्म थी, जिस तरीके से लाभ विकासाई थी, उस दौर में वो फायदा नहीं उठा पाए। और उसी 1989 में जो चीन ने प्रोसेस की, आज हालात ये है कि दुनिया के 20% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वो करता है और भारत की गिनती 6-7वें नंबर पर कहीं जाकर पहुंची है। अगर हमें उस मौके को, जो कि हमने 30 साल पहले गंवा दिया, अगर फिर से इस्तेमाल करना है तो एक ऐसे समय में जबकि चीन के खिलाफ दुनिया के ज्यादातर देशों में गुस्सा है, अगर उसको इस्तेमाल करना है तो उस हिसाब से इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को देखना होगा कि किस तरीके से हम जो है इकोनॉमी के अंदर तमाम जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिन चेंजेस के जरिए जो है हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव बने, और इसके जरिए अगर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस यहाँ पर बढ़े तो उसे लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट दे सके। ये कंप्लीट विजन है। कहीं भी ये विजन नहीं है कि आप फ्रीबीज बांट के, आप देखिए फ्रीबीज कल्चर, सब्सिडी कल्चर इस देश को कहीं लेकर गया नहीं है। हम इसके पाप जो है तो झेलते रहे हैं। तो आइडिया ये है कि आप जो है किस तरीके से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आई है उसको आप इनकैश कर सके, और इसी डायरेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी की ये सारी की सारी घोषणाओं को और कल के मेगा प्लान को आप देख सकते हैं, जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की। जी, तो ये बहुत अहम बात आपने कही ब्रिजेश जी, कि किस तरह से आत्मनिर्भर की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं, आप इसको डिप्लोमेसी कह लें, लेकिन चीन को भी कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की है। और प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि हमारे लोकल ने हमें कोरोना के संकट में बचाया है, इसीलिए लोकल को ही अब वोकल बनाने की जरूरत है, और इसी तरह से वो धीरे धीरे ग्लोबल बनेगा। जफर इस्लाम, मैं आपके पास आऊं उससे पहले राजीव रंजन जी क्योंकि मेरे साथ हैं, मैं उनकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। राजीव जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। राजीव जी से हम बात करेंगे, तो क्योंकि राजीव जी का लिंक अभी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं फिर से, इसीलिए जफर इस्लाम जी आप ही से मैं चाहूंगी कि जो बात सुरेंद्र राजपूत जी ने कही उसका आप जवाब दें, क्योंकि सुरेंद्र जी ने कहा देखिए अभी पैकेज की घोषणा हुई है, कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते इसका स्वागत करती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसमें आंकड़ों की बाजीगरी हो जाए। देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि प्रधानमंत्री के अगर स्पीच लोगों ने सुनी होगी, उसका बिल्कुल मैं जिस्ट जो आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इकोनॉमिक पैकेज नहीं है, इसके साथ साथ रिफॉर्म्स भी है।
ये सिर्फ स्टिमुलस पैकेज नहीं, इसके साथ रिफॉर्म्स है, इसमें डायरेक्शन है और इसमें आगे बढ़ने के लिए जो हमारी जो है दिशा है। दिशा क्या है कि हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर हम देश बनना चाहते हैं, जहां पर हमको लोकल मार्केट पे उन्होंने फोकस दिया है, लोकल सप्लाई चेन पे फोकस दिया है और उन्होंने 5 बड़ी चीजों के बारे में बात की है जो पिलर्स के बारे में। उसमें है जो हमारी यंग पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, उन्होंने बात की है कि हमारे पास जो एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हम ये ऐसा इकोनॉमिक पैकेज है, ये जो रिफॉर्म से ओरिएंटेड है, जो आगे की दिशा बताती है, जिसमें ऐसे सेक्शन जो बराबर नेग्लेक्टेड रहते थे इस पैकेज के, जिसमें चाहे वेंडर हो, स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे छोटे शॉपकीपर हो, चाहे बिल्कुल लेबर क्लास का लेबर 20% जो नीचे लेबर, सबके लिए इसमें पैकेज में अनाउंसमेंट होगा। आपकी वो सारी बातें सही हैं, ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का सवाल अलग है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखने में पैकेज अच्छा लग रहा है, लेकिन सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है कि पहले ही आरबीआई की अगर बात करें तो आप भी जानते हैं कि 8 लाख करोड़ आरबीआई पहले ही पंप इन कर चुकी है। इसके अलावा सरकार पहले भी कुछ आर्थिक फैसले ले चुकी है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं ये सब कुछ मिला करके ये 20 लाख करोड़ का पैकेज आंकड़ों की बाजीगरी ना साबित हो, कि पता लगा कि सब मिला करके बहुत कम मिला पैसा। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो मैं तो फिर उसका जवाब देता हूं कि अगर आप देखिए जो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, उन्हीं के बात को 1 मिनट के लिए मानता हूं मैं कि उनके बात से कि भाई चलिए आपके 5-6 लाख करोड़ का सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया, एक बार को बात मानता हूं, तो भी पूरे हिंदुस्तान के किसी भी रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए, किसी एनालिस्ट की बात देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी ने भी 5% जीडीपी से ज्यादा बात नहीं की थी, मतलब 10 लाख करोड़ से ज्यादा बात नहीं की थी। अगर इनको बात मान भी ले तो भी उससे ज्यादा जो है ज्यादा, अगर इनकी बात पे अगर जानती हूँ इस बात पर आप जवाब देना चाहते हैं। सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राजीव जी का कनेक्शन टूट गया था, अभी लगा है, तो एक प्रतिक्रिया मैं उनसे लेती हूँ, फिर मैं आपके पास जरूर आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। राजीव जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया 20 लाख करोड़ का ये पैकेज, क्या ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा? क्या इस संकट के काल में ये पैकेज हमारे लिए संजीवनी की तरह साबित होगा? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का जो कल का ओजस्वी संबोधन है, उसमें उन्होंने इस पूरे पैकेज के संबंध में सूत्रों के जरिए इसकी दिशा तय कर दी है। उन्होंने लेबर लॉ लिक्विडिटी की बात कही, उन्होंने भारत को 21वीं सदी में एक आर्थिक महाशक्ति बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा भारत आत्मनिर्भर बने और ग्लोबल चेन में भारत की बड़ी भूमिका है। तो उन क्षेत्रों की भी उन्होंने एक तरह से प्राथमिकता तय की है, जिसके आधार पर आज वित्त मंत्री के ऐलान में कई चीजें स्पष्ट होंगी। और उन्होंने कुछ भी छिपाया नहीं, उन्होंने आरबीआई के ऐलान को बताया कि इसमें ये इस पैकेज में शामिल है। लेकिन भारत जैसे देश के जीडीपी का 10% ये छोटी राशि नहीं है। और मुझे लगता है कांग्रेस को किसी भी समय सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने नहीं आती है, और इसीलिए देश ने अगर कांग्रेस को बहुत गंभीरता से नहीं लिया तो इसकी वजह क्या है? आपने ऐलान अभी सुना, ऐलान के स्वरूप को, जिस तरीके से इस पैकेज को ये विस्तार के साथ वित्त मंत्री के द्वारा बताया जाएगा, उसके बाद अगर इस तरह की प्रतिक्रियाएं आए, मुझे लगता है चाहे वो जो भी हेल्थ प्रोटोकॉल को लेकर के जो बातें आएंगी, जिस तरह से लॉकडाउन के नए नियमों का, ठीक है राजीव जी, आपकी बात पर सुरेंद्र जी एक प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, कांग्रेस की इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। सुरेंद्र जी, आप किस तरह से जवाब देंगे जो बात राजीव जी कह रहे हैं, जो बात जफर भाई ने कही? मेरे ख्याल में सुरेंद्र जी तक हमारा ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। सर, इस ऑडियो को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ब्रिजेश जी के पास मैं चलती हूँ। ब्रिजेश जी, मैं नहीं चाहती कि राजनीतिक सवाल मैं आपसे पूछूं, लेकिन कुल मिलाकर अगर एक आम आदमी की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, इसके बीच में आम आदमी के लिए उम्मीद की किरण इस पैकेज से क्या है? आप किस तरह से सरल भाषा में, संक्षेप में हमें ये समझा सकते हैं?
माफ कीजिएगा ब्रजेश जी 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 बोलिए आम आदमी ब्रजेश के जी। नजरिए से बात करें तो भी आज की तारीख में आम आदमी चाहता क्या है? जाहिर है आम आदमी जो है अपने लिए रोजगार चाहता है, वो ये चाहता है कि उसको जो है किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, जाहिर है वह कुछ रिलीफ की उम्मीद करता है। रोजगार के अवसर आपको सृजित करने हैं तो ध्यान रखें कि आपका सिर्फ मनरेगा से काम नहीं चलने वाला है, देश के किसी एक हिस्से में उद्यम के स्थापित होने से काम नहीं चलेगा। हमने कोरोना के संकट के बीच देखा जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी नजर आई वो ये महज कुछ राज्यों में आपका औद्योगिकरण सीमित है। तो ऐसे में आप इसको फुटप्रिंट्स को पूरे देश में कैसे लेकर जाएं? अगर हर जगह अगर उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो इस तरह की मास माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस तरह के क्राइसिस में लोगों को भाग भाग कर आना नहीं पड़ेगा। तो जो राज्य जो है 1990 के उदारीकरण के दौरान एक तरफ जब चीन पूरा का पूरा अपने ईस्टर्न कोस्ट पर पूरा फायदा ले रहा था और भारत के ज्यादातर राज्य चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे ट्रेड यूनियनिज्म हो, चाहे जो है वहां की लोकल परिस्थितियां हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव हो, जो लाभ नहीं ले पाए, तो 30 साल बाद जो अपॉर्चुनिटी आई है अगर वह जाते हैं अपने उद्योग धंधे स्थापित करने के अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं, स्थानीय स्तर पर उसके लिए रोजगार पैदा होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रधानमंत्री ने बात की, जाहिर है इससे किसानों को फायदा होगा। अगर आप जो उनका प्रोड्यूस जो है तुरंत जो है तो रेलेवेंट मार्केट में पहुंच जाए। जहां तक आत्मनिर्भर भारत की बात है और जो तो ग्लोबल से वोकल की बात है, ध्यान रखिए कि ग्लोबल कम्युनिटी को भी एक मैसेज है, या एप्पल जैसी कंपनी को भी मैसेज है कि आप अपना जो निर्माण है प्रोडक्ट का वो भारत में करें। भारत जो है तो कुल मिलाकर के ब्रजेश हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो पैकेज है इसके कई सकारात्मक आयाम भी हैं। सुरेंद्र जी अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, माफ कीजिएगा आप तक ऑडियो नहीं जा रहा था हमारा, बहुत दो छोटी छोटी बातें। जफर इस्लाम ने कहा कि 10% जीडीपी का हम ये पैकेज दे रहे हैं जो अपने आप में सबसे बड़ा है, और राजीव रंजन जी ने कहा कि कांग्रेस क्यों नहीं कुछ खास मौकों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती। अब इनका आप कैसे जवाब देंगे सर? दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। राजीव रंजन जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं तो इसलिए हम बहुत ज्यादा उनको क्रिटिक नहीं करते हैं। राजीव रंजन जी को याद होगा बिहार का 1,25,000 करोड़ का पैकेज हम इनको भी दिया गया था, तब हम साथ में थे। एक बात। दूसरी बात, मैं क्या नाम जफर इस्लाम साहब की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि वो वास्तव में फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो बात सोच समझ करके कहते हैं, तो उन्होंने अपनी बात को घुमा लिया, आंकड़ों में ले आए। मैं फिर से अपने बेसिक प्रश्न पे आता हूं। अगर आप ये बात कर रहे हैं, ब्रजेश भाई ये बात कर रहे हैं, आपका चैनल ये बात कर रहा है कि चीन को आंखें दिखानी है, चीन से वो चीजें लानी है, यहाँ पर लेबर लॉज, तो आप लेबर के अधिकारों को स्थगित करके कौन सा फायदा आप भारत के गरीब को देंगे, मेरी समझ से परे है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप लोकल और वोकल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले रिटेल में 100% एफडीआई को खत्म कीजिए। सबसे पहले रक्षा के क्षेत्र में 100% एफडीआई को खत्म कीजिए। रेल, तेल और सेवा तीनों के मामले में 100% रिटेल आप एक तरफ करते हैं जो कि कागजों में है, सरकार की नीति है, और आज आप लोकल और वोकल की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आप बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खुलवा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से मांगने की बात कर रहे हैं, दूसरा आप लोकल, ये तो आपस में दोनों में विरोधाभास है। एक बात और फिर से मैं कहता हूं कि हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि सीधा सीधा मजदूरों को क्या लाभ होगा, सीधा सीधा किसानों को क्या लाभ होगा, सीधा सीधा नौजवानों को क्या लाभ होगा, छोटे व्यापारियों को क्या लाभ होगा, मझोले व्यापारियों को क्या लाभ होगा, और मध्यम वर्ग को क्या लाभ होगा। अगर ये 20 लाख करोड़ इनके लिए है तो हम हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे, वरना इस आपदा के समय में ये क्रूर मजाक अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका विरोध होगा। और रही बात राजीव रंजन जी की, तो राजीव रंजन जी को तो बताया गया था कि इनका डीएनए भी खराब है, और उन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये निराधार आरोप लगा रहे हैं। ये आपने सियासी वार कर दिया राजीव रंजन पर। ठीक है राजीव जी से मैं इसकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले जफर इस्लाम जी, इस पैकेज पर जो बातें सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं उस पर आप किस तरह से जवाब देंगे? देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने जो भी उठाया, अगर प्रधानमंत्री की आपने भाषण सुनी होगी, स्पीच सुनी होगी, तो उन्होंने संबोधन में बिल्कुल साफ कहा है कि रिफॉर्म्स ओरिएंटेड है, सिर्फ स्टिमुलस पैकेज नहीं है। जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने, कोई भी आगे बढ़ने के लिए जो दिशा चलनी है, उस दिशा के बारे में भी निर्मला सीतारमण जी बताएंगी। जो डिटेल्स अभी नहीं है इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट पे भी आज सुबह में उन्होंने फोकस जो कहा है लोकल मार्केट। देखिए आप दो चीजें हैं,
पूरे दुनिया की कंपनियां जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करती हैं? इसलिए कि हमारे पास रेडीमेड मार्केट है। तो प्रधानमंत्री ने जो 5 पिलर के बारे में बात की और डिमांड पे बात किया, तो डिमांड मींस कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर सपोर्ट होता है, यहाँ पर मार्केट है। इसलिए उन्होंने कहा लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन मींस कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे। अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल के लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना है, दुनिया से कैपिटल लाना है। कैपिटल पूरे हिंदुस्तान, पूरा दुनिया का पूरा कैपिटल हम जो इन्वेस्टमेंट होगा अपने पास से नहीं कर सकते। कैपिटल पूरे दुनिया में, चाहे चाइना हो चाहे अलग और भी दूसरी कंट्री है, कैपिटल दुनिया से दूसरी जगह से आता है। कंजम्पशन अगर आपका मार्केट है तो हम जरूर ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि कैपिटल यहाँ पर आए, डेवलप यहाँ पर हो, मैन्युफैक्चर यहाँ पर हो, इस्तेमाल भी हो और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो। सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि आप लेबर लॉस खत्म करके मजदूरों की कौन सी समस्या हल करें। मैं चाहती हूँ इसका आप जवाब दें। नहीं देखिए बिल्कुल देखिए, उनको समझना चाहिए कि जो अभी तक जो भी लेबर लॉज में चेंजेस हुए हैं, जो भी चाहे मध्य प्रदेश चाहे उत्तर प्रदेश, उन्होंने जो उनके जो सेफ्टी नेट को पूरे तरह से बरकरार रखा है। अगर इतने पुराने आर्कैक लॉ, इतने पुराने लॉ हैं जिसमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। अगर आपको चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट हो, हम नहीं कर रहे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट हो, उनको भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत होती है लेबर लॉज में। तो आप देखिए कि एक आम लेबर के लिए उसकी जो इंटरेस्ट है उसको पूरे तौर से सेफगार्ड किया गया है, उसके इंटरेस्ट को पूरे तौर से सेफगार्ड किया गया। लेकिन उससे पहले आपने एक सियासी वार किया, अब इस वार पर राजीव रंजन जी को प्रतिक्रिया देनी होगी। जी राजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो सुरेंद्र राजपूत जी जब भी मुश्किल वक्त में होते हैं तो कांग्रेस के नेताओं की तरह इसी तरीके का खेल शुरू होता है। अब ये बहस को पटरी से उतारने के लिए उन्होंने डीएनए खेलना शुरू कर दिया। इस सवाल का जवाब तो मैं कभी आपको दूंगा सुरेंद्र जी, जब इस तरह के बहस हम लोग बैठेंगे। लेकिन मैं आज आर्थिक मुद्दों पर ही मैं केंद्रित रहना चाहूंगा। हमारे राज्य ने कुछ अभिनव प्रयोग किए। इनपुट सब्सिडी ट्रांसफर के जरिए 568 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में सीधे भेजने का निर्णय हुआ। स्किल मैपिंग हम करा रहे हैं, जिसके जरिए हम कामगारों को, जो बाहर से हमारे मजदूर आ रहे हैं, उनके हुनर का पता लगाएंगे और बिहार के उद्योगों में उन्हें रोजगार देंगे। साथ साथ नए उद्योगों के लिए वातावरण भी बनाएंगे, निवेशकों को भी बुलाएंगे। साथ ही साथ कई ऐसे प्रयास हैं जिनके लिए संसाधनों की जरूरत होगी और मुझे लगता है इस ऐलान में जो चीजें सामने हैं, हमें ये मान के चलना होगा कि अर्थव्यवस्था के जो बड़े संकेतक हैं वो निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, सभी जगहों पर स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में इस ऐलान का राज्यों को क्या मिलता है और निश्चित तौर पर औद्योगिक जगत के लिए क्या संदेश है, कामगारों के लिए क्या है, कृषि के लिए क्या है, ये सारे सवाल आए। उन सवालों के तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इसका फाइन प्रिंट होगा, उस फाइन प्रिंट में देखना होगा कि किसके हिस्से क्या आता है। ठीक है, मैं आप अहम बात कह रहे हैं, मैं इस पर आगे आऊंगी। और अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट पर भी मैं जरा एक चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले विक्रांत यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ आज की इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। विक्रांत, अलग अलग हलकों में प्रधानमंत्री के इस पैकेज को किस तरह से देखा जा रहा है? क्योंकि सरकार एक तरफ कह रही है कि ये सही दिशा देने वाला पैकेज है, सेंसेक्स ने उछाल लिया है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष स्वागत करते हुए भी कई तरह के सवाल उठा रहा है। देखिए नेहा, अभी तक जो प्रधानमंत्री ने जो पैकेज घोषित किया है उसमें प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही थी कि वित्त मंत्री अगले कुछ दिनों तक इस पैकेज की डिटेल सामने लाएंगे। तो राजनीतिक दल एक दूसरे का विरोध करने के लिए या सराहना करने के लिए बातें आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन इंतजार करना चाहिए क्योंकि ये उम्मीद है कि आज वित्त मंत्री इस मामले में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी जिसमें डिटेल्स देंगी कि किस तरीके से इस पैकेज को इस्तेमाल किया जाएगा। तो बिना डिटेल आए
अगर कोई उसकी आलोचना या उसकी विरोध किया जाए तो वो कुछ समझ में कम आता है, क्योंकि डिटेल आने के बाद ही उसकी सही तरीके से समीक्षा की जा सकती है कि किस किस क्षेत्र में उसकी जरूरत है। जो मोटा मोटा प्रधानमंत्री ने बताया है कि एमएसएमई सेक्टर जो इस देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, उसमें बड़ी योगदान ये जो पैकेज है ये देगा। इसके अलावा कामगार, किसानों, इनकी मदद की जाएगी। तो आज जब वित्त मंत्री इस पैकेज की डिटेल देंगी तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरे पैकेज की डिटेल सामने आएंगी, ताकि राजनीतिक दल और विशेषज्ञ भी उसकी सही तरह से समीक्षा कर सकें। ठीक है विक्रांत, ये अहम बात आप कह रहे हैं कि जब तक इस पैकेज से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियां हम तक नहीं आती हैं, तब तक शायद हम किसी भी तरह से कोई बहुत बड़ा इस पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देने की स्थिति में कोई नहीं है, और इसीलिए अभी फिलहाल सिर्फ सवाल ही उठ रहे हैं। लेकिन देखिए उसके साथ ही, क्योंकि सियासत की बात है तो प्रतिक्रिया भी आ रही हैं। अब अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है। मैं चाहूंगी कि इसमें जफर भाई, मैं चाहूंगी इसमें आपका कॉमेंट। अखिलेश यादव ट्वीट करके क्या कह रहे हैं जफर भाई? वो कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए का वादा किया था वो तो आया नहीं, तो अब 20 लाख करोड़ जो है उस पर कौन एतबार करे? 133 करोड़ जनता के लिए 133 करोड़ जुमलों की मार, वो इस तरह से कह रहे हैं। सियासत इसमें बिल्कुल है, लेकिन इनकी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उस पर आप किस तरह से जवाब देंगे? नहीं, आपने कहा उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी बची है उनकी? देखिए लोगों का क्या भरोसा उन पर रहा है? वो तो अब भरोसा खो चुके हैं। अब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता उनसे दूर जा चुकी है। अब उनको जो वहां के उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट्स आते हैं उससे समझ में आता है कि वो अपनी सीट, अपने परिवार की सीट नहीं बचा पाते हैं, तो बाकी जनता की बात तो छोड़िए। हकीकत तो यह है कि देखिए जनता का विश्वास जो है प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री ने बार बार कोशिश की है कि एक आम नागरिक को हर तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकारी खजाने से। इसलिए जो भी पैकेज होता है, आप लॉकडाउन भी जब हुआ, लॉकडाउन पहली बार जब हुआ लॉकडाउन 1, उसके फौरन बाद अगर आप देखिए सबसे बड़ा पैकेज जो आया वो 1,70,000 करोड़ का, तो किसके लिए है? 20% जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए आया, जो गरीब परिवार है, जो लेबर क्लास है, उनके लिए आया। घर उनके अकाउंट तक पैसा पहुंचाने का काम किया। अब आगे भी प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ लफ्जों में बताया है कि हमारी प्राथमिकता बिल्कुल ऐसी है कि हम जो उसके बेनिफिशियरी होने वाले हैं उसमें किसान है, जो गरीब परिवार है, चाहे वो छोटा सा बिजनेस करता हो, चाहे वो स्ट्रीट हॉकर हो, चाहे वो एक कामगार हो, सब के लिए इस पैकेज में होगा। तो ऐसी बातें करना उनको तो कम से कम आज के दिन सही बिना डिटेल्स जाने में इस तरह की टिप्पणी करना अपने आप को मूर्ख बनाना है। आपने कहा था कि मजदूरों, किसानों, नौजवानों, छोटे मध्यम उद्योग और मध्यम वर्ग, इन सबको क्या मिलेगा? तो इस पर तो एक तो जफर इस्लाम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दूसरा मैं ये भी चाहूंगी कि जो जफर इस्लाम ने कहा, क्या आप उससे सहमत हैं? पहली बात। और दूसरी बात, अखिलेश यादव जिस तरह से तंज कस रहे हैं उस प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए 3 बातें महत्वपूर्ण है नेहा। सबसे पहली बात तो जो आज बड़े अच्छे तरीके से तमाम विरोधाभासों के बावजूद राजीव रंजन एक प्रतिष्ठित नेता हैं, तो उन्होंने बहुत साफ कहा जो मैं कहना चाह रहा था कि आप राज्यों की खस्ताहाल वित्तीय प्रबंधन को क्या इस पैकेज में मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आज की डेट में क्या 0% बोरोइंग पे राज्यों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पैसे के लिए वो अपने ड्यूज के लिए केंद्र को ही ताकते रहेंगे। दूसरी बात आपने जो कही, जो जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं, उन्होंने मेरी ही बात को कह दिया कि पहले पैकेज को ये एक समग्र पैकेज है, जबकि इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी के रूप में डाले जाएंगे। जिस तरीके से पैसा कैश डाला जाता है, अगर ये पैसा कैश डाला जाएगा, मैं फिर से कहता हूं कि कांग्रेस मुक्त कंठ सराहना करेगी इसकी। लेकिन अगर ये पैसा आंकड़ों के नाम पर डाला जाता है, ये पैसा पहले के पैसे को जोड़ लिया जाता है, आरबीआई के 10 लाख 8 लाख 17 हजार करोड़ और 1,70,000 करोड़ का पहले जो पैकेज की आंकड़ों की बाजीगरी है वो कर दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर कोई भी इसका स्वागत नहीं करेगा। तीसरी बात, सुरेंद्र जी, कल प्रधानमंत्री ने यही कहा कि हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और जो आज आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है, अगर हम उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए है।
तो सर जो आप बात कह रहे हैं वो तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पुरानी आर्थिक घोषणाएं, आरबीआई ने जो 8 लाख करोड़ सिस्टम में डाला है वो, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो सब मिलाकर 20 लाख करोड़ का पैकेज। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। फिर प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात न करें, प्रधानमंत्री जी ये कहें कि गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, मझोले उद्योगपतियों के लिए, छोटे उद्योगपतियों के लिए आपने इसके अलावा जो पहले आप कर चुके हैं जिसका कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके अलावा आप क्या दे रहे हैं? 2 लाख करोड़ दे रहे हैं, 4 लाख जल्दी छोटी प्रतिक्रिया, क्योंकि मेरे साथ अहमदाबाद से हमारे संवाददाता जनक दवे भी जुड़ गए हैं। राजीव जी 20 सेकंड की प्रतिक्रिया सर, उसके बाद मैं जनक के पास जाऊंगी। देखिए, सबसे पहले सुरेंद्र जी चीजों को अपने तरीके से अपने पक्ष में रखने के लिए हमारे बातों को भी तोड़ मरोड़ करके रख रहे हैं। देखिए, मैंने ये कहा राज्यों की क्या अपेक्षाएं हैं, औद्योगिक जगत क्या सोचता है, मजदूर और कामगार इस पैकेज में क्या अपने लिए ढूंढेंगे, ये ऐलान होने के बाद ही कांग्रेस को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, मेरा ये कहना है। और मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी, आपको या आपके तमाम शीर्ष नेताओं को देश के मानस को पढ़ना ही पड़ेगा। आप समझ नहीं पा रहे कि पूरी दुनिया भारत की सराहना कर रही है। इस देश में कांग्रेस, राजद या ऐसी कुछ पार्टियों को अगर छोड़ दे तो 130 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ कांग्रेस की चिंता लॉकडाउन के नियमों का भी पालन कर रहे हैं, चिंता करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, और झूठ और फरेब के जो तिरस्म है उसको भी बेचने का, बेच कर वो सच को देख रहे हैं। इसीलिए इस तरह की सियासत को देश कतई स्वीकार नहीं करेगा। बिहारियों को बेइज्जत किया था, उस डीएनए की चिंता जरूर आप करें। अब बंद कीजिए, बिहारियों बंद कीजिए बिहारियों, कांग्रेस की तेजस्वी यादव जैसे, लालू यादव जैसे भ्रष्टाचारियों के साथ आप चलेंगे। मैंने कहा आप 10 लाख करोड़ रुपए आपके कार्यकाल के यूपीए के शासन में बड़े घोटालों की बलि चढ़ गए। आप किस तरह की बात करते हैं? आप भ्रष्टाचार, नैतिकता, कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार है? इन सवालों पर जो देश पर इमरजेंसी लादने वाले लोग थे, जिन्होंने प्रेस की आजादी छीन ली, जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, आप कैसी नैतिकता? ठीक है, चलिए आप लोग लालू जी, नीतीश जी, बिहार, और इसकी बात कीजिए, हम जरा देश की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देश की बात करते हुए जफर इस्लाम मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जनक दवे भी हमारे साथ हैं और एक और अहम खबर आ रही है। पहले जनक, जल्दी से मैं आपके पास आना चाहूंगी, प्रधानमंत्री के इस पैकेज के ऐलान के बाद गुजरात से किस तरह की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एमएसएमई, छोटे व्यापारी, इन सब के लिए इस पैकेज में राहत होगी। बिल्कुल, देखिए इकोनॉमी को बूस्टअप के लिए ये ज़रूरी था किसी भी तरीके की रियायत मिलना। हालांकि पहले जीएसटी का मसला है कि जीएसटी की जो पेंडिंग किस्त है और उस तरीके से वो एमएसएमई सेक्टर को मिले, जो उनके पैसे बाकी हैं वो उस तरीके से मिले, तो ये एक उम्मीद बड़ी बंधी हुई है। साथ में इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी की जिस तरीके से आप बात कर रहे थे वो अगर आती है तभी बूस्टअप मिल सकता है। 156 जितनी नगरपालिकाओं के अलावा बाकी जगहों पर पूरी तरह से इंडस्ट्री जब शुरू हो गई है तो कुछ बड़ी रियायत मिलने की उम्मीद उनसे थी। और कल ही कई इंडस्ट्रियलिस्ट गुजरात के हैं जिन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री के इस पैकेज की सराहना की है कि एक आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है। तो इस तरीके से जब बूस्टअप पैकेज दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री को एक और ईंधन मिलेगा, और शायद इसी के चलते पटरी पर लाने की एक कोशिश के तौर पर इसे गुजरात में फिलहाल देखा जा रहा है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं जनक कि कम से कम अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में उम्मीदों के साथ इस पैकेज को देखा जा रहा है। हालांकि इस पैकेज की डिटेल्स क्या होंगी उसका बड़ा बेसब्री से इंतजार है। इस बीच हम आपको बता दें, कांग्रेस और विपक्ष ने प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाए, तो बीजेपी और सहयोगियों ने इस पैकेज से आपदा को अवसर में बदलने में की जमीन तैयार होने की उम्मीद जताई। आज का जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था लंबा, वो तो गोल मटोल जो उनका रहता है भाषण देने का तौर तरीका, आत्मनिर्भर बनाने का भारत का, ही तो पहली पंचवर्षीय योजना से ही जो भी सरकार रही है आत्मनिर्भर भारत बनाने की संकल्प के साथ काम की है। तो ये पैकेज क्या है, इसको जब तक देखा नहीं जाएगा तब तक इस पर निश्चित प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है। विशेष रूप से एमएसएमई, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में
जिस बातों की हमारी अपेक्षा थी वो उन्होंने पूरी करके दी है। और एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो, और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं विशेष रूप से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामोद्योग है उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपोर्ट दिया है ये इंडस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। तो सुना आपने किस तरह से पक्ष और विपक्ष, पक्ष की तरफ से लगातार इस पैकेज की सराहना हो रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो इस पर कई सवाल उठा रहा है। जफर इस्लाम जी, कुल मिलाकर के तस्वीर ये बन रही है कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए अब भी इस पैकेज की घोषणा के बाद भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए जनक से भी हमारी बात हुई, जो हमारे संवाददाता हैं, बाकी भी जो राजनेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब ये देखना होगा कि डिटेल्स क्या आती हैं, हर वर्ग को कितनी राहत मिलती है, जो नौकरियों का पहिया रुक गया है क्या वो फिर से चलता है। जफर भाई, आप किस तरह से उम्मीद जगाएंगे, कैसे भरोसा दिलाएंगे कि इस पैकेज की जब डिटेल्स धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में वित्त मंत्री देंगी तो इन तमाम समस्याओं और सवालों का निराकरण होगा? देखिए, मैं एकदम मुद्दे की बात कहता हूँ। हाँ। इधर उधर घुमा के बात नहीं करता हूँ। इकोनॉमी समझता हूँ, इसलिए मैं छोटी सी बात करता हूँ। देखिए, जो लॉकडाउन के बाद या इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट करने के लिए 3 चीजें बड़ी थी लॉकडाउन के बाद। एक तो पहला कि 20% जो लोअर जो ऑफ द सोसाइटी है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो गरीब है, चाहे उसमें हॉकर्स हो, चाहे लेबरर हो, चाहे आपके बहुत छोटे छोटे मजदूर हो, उन सबको 20%। उसके बाद आता है एमएसएमई सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, और तीसरा जो होता है वो पिलर जो है फाइनेंशियल सेक्टर होता है। आरबीआई ने फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए इतनी लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है कि आज बैंक को फर्दर लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है। आप देखिए कितना लिक्विडिटी पार्क कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में 8 लाख करोड़ जो है वो आरबीआई के साथ, मतलब पैसे बहुत है बैंक में आ गए आरबीआई के मेजर्स की वजह से। अब दूसरे देखिए कि गरीबों के लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि वो हमारे लिए प्राथमिकता है, तो और मतलब उसके लिए जरूर और भी कुछ आएगा, ये पक्की बात है। अब तीसरा सेक्टर है जो एमएसएमई, जो छोटे उद्योग वाले हैं, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग, या फिर आप जो एकदम छोटे छोटे जो उद्योग वाले हैं उनके लिए, या फिर इंडस्ट्री के लिए। मुझे लगता है कि ये उनकी जरूरत क्या है, उनकी जरूरत है लिक्विडिटी, इसलिए वो बिजनेस करते हैं, उनको लिक्विडिटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लिक्विडिटी का जिक्र किया है। लोकल मार्केट लिक्विडिटी मींस कि अगर आप उनको सही से लिक्विडिटी देंगे तो उनको उनके जो काम धंधे हैं वो फौरन शुरू हो जाएंगे। तो उस पर प्रधानमंत्री ने स्वयं उस पर टिप्पणी की। मार्केट, अगर आप इंडस्ट्री की डिमांड देखिए, चाहे एमएसएमई हो चाहे आप इंडस्ट्री हो, उनकी डिमांड ही है लिक्विडिटी। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र जी, जफर इस्लाम कह रहे हैं कि लिक्विडिटी काफी है, उसका कोई संकट नहीं होगा, गरीबों के लिए पहले भी पैकेज घोषित किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि फिर सवाल और शंकाएं क्यों उठाई जा रही हैं, सरकार पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? 10 सेकंड। जफर भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं जफर भाई के जरिए प्रधानमंत्री जी को से यही पूछ रहा हूं कि जो लिक्विडिटी है पिछले 2.5 महीनों से, उसको उद्योगपति क्यों नहीं उठा रहे हैं? उसको उद्योगपति नेहाजी इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि उसका जो बोरोइंग परसेंटेज है, जो इंटरेस्ट है, वो बहुत हाई है, और कोरोना आपदा के बाद इन्हें इंटरेस्ट फ्री या बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा चाहिए। आपदा पर राहत चाहिए इन्हें। आप अगर नेचुरल उस पे देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं। इसी पॉइंट पर जफर इस्लाम राजपूत साहब को क्लैरिफाई कर देते। राजपूत भाई, मैं आपको क्लैरिफाई, मैं सिर्फ इतना क्लैरिफाई कर देता हूँ कि देखिए, आपके जो आपने एनालिसिस किया उसमें सच्चाई नहीं है। मैं बिल्कुल मार्केट का आदमी हूँ, मुझे हर चीज की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन रहती है। मैं उनको वो जरूरत, वो प्रॉब्लम बाहर का आदमी मैं भी नहीं हूँ जफर भाई। आप सुनिए एक मिनट, वो जो आपने बताया कि हाँ, एक मिनट, पैसा क्यों उठाएंगे जबकि 3 महीने से उनका 12% आप उनको एक मिनट बात सुन लीजिए मेरे बात। जी, आपने सवाल पूछा, अब जफर इस्लाम को जवाब देने दीजिए। हाँ बताइए, कैसे कैसे जवाब? मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि देखिए, आज वो इश्यू नहीं है कि 12%, 9%, वो जरूर लोअर इंटरेस्ट रेट पे, इसलिए कि आरबीआई ने 2 बार कट किया और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई कट करे। लेकिन
लेकिन हकीकत यह है कि आज बैंक के पास जो लिक्विडिटी के लिए आए हैं, जो उद्योगपतियों के लिए, वो LTRO जो TLTRO जो है उसमें जो है जो रेटिंग क्राइटेरिया, एक मिनट राजपूत साहब, एक मिनट, टेक्निकल हो रहा है ये मामला, बहुत टेक्निकल हो रहा है ये, आप लोगों की समझ से परे हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसको टेक्निकलिटीज में उलझा करके ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी है या नहीं है, छोटे उद्योगों को इसका फायदा होगा नहीं होगा। और देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, लिक्विडिटी बहुत है, थोड़ा स्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। हाँ। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरिंग इस पूरे अनाउंसमेंट के बाद आ जाएगा, ताकि आम जो MSME सेक्टर को पैसा जो चाहिए वो मिल जाएगा। मैं इतनी छोटी सी बात कह रहा हूँ, वो एड्रेस हो जाएगा। बाकी लोग भी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो देखिए, जिस आर्थिक पैकेज पर इतने सवाल उठ रहे हैं, जिस आर्थिक पैकेज से इतनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, उस आर्थिक पैकेज में आपके लिए, मेरे लिए, हर वर्ग के लिए क्या होगा, इसके बाबत निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री आज शाम 4 बजे इस आर्थिक पैकेज की जानकारी देंगी। और ये पीसी अपने आप में काफी अहम रहेगी, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कई सवाल उठ रहे हैं कि राज्यों का शेयर कितना होगा, मजदूरों के खाते में कितना जाएगा, इसके अलावा मध्यम वर्ग को किस तरह की राहत मिलेगी, इन तमाम सवालों के जवाब कहीं ना कहीं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उससे सामने आ सकते हैं। तो इस बड़ी खबर से जुड़ी और जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच मुंबई से अभिषेक पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये बताइए, एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे आर्थिक पैकेज की जानकारी देगी। कल प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की। मैं आपके पास आगे आऊंगी अभिषेक, लेकिन देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस पैकेज से हर वर्ग को क्या मिलेगा, इस पर से जो संशय के बादल हैं वो छटेंगे, और हर वर्ग ये जान पाएगा कि कोरोना की वजह से जो उनका नुकसान हुआ है उसके बाद 20 लाख करोड़ में उनके लिए क्या है। और इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 20 लाख करोड़ के पैकेज का ब्यौरा देंगी, और कुछ दिनों में आगे हर दिन इस तरह की अहम जानकारी आम जनता के साथ साझा की जाएगी। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता विक्रांत जुड़ गए हैं। विक्रांत, तो आज शाम 4 बजे कहीं ना कहीं कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस निश्चित तौर पर है, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री ने अपनी बात की थी, राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, तो ये कहा था कि अगले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री इनकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगी। तो आज जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है कि आज पहली प्रेस वार्ता होगी, और ये सीरीज में प्रेस वार्ता होंगी। अगले कुछ दिनों में लगातार इसकी जानकारी आएंगी, और आज जो प्रेस वार्ता होगी उसमें इसकी डिटेल्स दी जाएगी। हो सकता है किसी एक सेक्टर विशेष के बारे में या फिर किसी खास रकम के बारे में जानकारी दी जाए, और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों के साथ साथ पूरे देश के लिए भी बड़ी प्रेस वार्ता है, क्योंकि पूरा देश इस समय इंतजार कर रहा है। तमाम राज्य सरकारों की निगाहें हैं इस पैकेज पर, तो किसको क्या मिलता है, ये सभी चीजें आज वित्त मंत्री की प्रेस वार्ता से साफ होगी। जी जी बिल्कुल। राजीव जी, आपकी एक प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी। आज जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बिहार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप लोग क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर राज्यों को आज इस विकट स्थिति में कई ऐसे मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। हमारी सरकार ने भी सिंकिंग फंड के से पैसे निकासी की बात कही। हम लोगों ने FRBM एक्ट के हिसाब से जो GDP के 3% की जो सीलिंग है उसको 5% किए जाने की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी। ये फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं कि आज टैक्स कलेक्शन से लेकर के जो तमाम चीजें वो सबसे निचले स्तर पर है। GDP ये GST के कलेक्शन को लेकर के भी हम लोगों ने कहा कि पहली तिमाही में ही वो पैसे दे दिए जाए। अब इसके साथ साथ राज्यों को इस पैकेज में एक बड़ी राशि का ऐलान हो, तो ये जो आवासन है, भोजन है, चिकित्सा है, जो इस संक्रमण से बचने के लिए एक बड़ी राशि आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग को खर्च करनी पड़ रही है, ये तमाम सवाल है। और अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाए रखने के लिए 6000 करोड़ रुपए हम लोगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दिए। तो ये सिलसिला आगे भी बढ़ाना, और इसीलिए आज का ऐलान बेहद। राजीव जी, हमारे संवाददाता अभिषेक भी मेरे ख्याल में कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी अभिषेक।
कल के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है और ऐसे में यहाँ से बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो पूरे देश भर में उठे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पूछा कि आपने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन खास करके राज्यों को लेकर के और साथ ही वो माइग्रेंट मजदूर को लेकर जो एक्सपेक्टेशन थी, जो पैदल जा रहे थे, उनकी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद उसमें भी कुछ राहत की घोषणा, राहत की बात रहेगी, वो फिलहाल नहीं दिखाई दिया। साथ ही राज्यों ने, खासकर महाराष्ट्र ने ये कहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ दूसरी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अभी फिलहाल खत्म हो गई है। महाराष्ट्र में करीब अभी भी 75,000 इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन दी है, लेकिन उसमें सिर्फ 25,000 इंडस्ट्री ही शुरू हो चाहिए, उसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री नहीं शुरू हो पा रही है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी से लेकर तमाम सारी दूसरी दिक्कतें आ रही हैं। मैन पावर की कमी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के अभी तक किसी भी तरीके का नई चीजें नहीं जोड़ी गई हैं केंद्र द्वारा कि आखिर उनको चलाने के लिए मैन पावर कहां से आएगा। और कल रात में जिस तरीके से सीएम ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जब 17 के बाद बढ़ाया जाना है, उसके बाद कि क्या क्या भूमिका महाराष्ट्र की होगी और किन किन जगहों को ऐड ऑन किया जाएगा, जैसे पीएम ने कहा था, उसको लेकर के सभी जिलाधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए कहा है। यानी अभी भी महाराष्ट्र में कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के जो पीएम से सवाल कर रहे हैं कि इस आर्थिक पैकेज में उन सामान्य वर्ग का क्या होगा जो फिलहाल जिनकी रोजी रोटी चली गई है, जिनको जो पैदल सड़कों पर चल रहे हैं। 20 सेकंड की प्रतिक्रिया जफर इस्लाम। देखिए, जहां तक आपका सवाल क्या, आपका सवाल ठीक से सुना नहीं मैंने। नहीं सफर भाई, अभिषेक ने बहुत बातें बताई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर सोच रहे थे कि कुछ घोषणा होगी, वो कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा राज्यों के पास कितना हिस्सा इस आर्थिक पैकेज का जाएगा, जब तक ये साफ नहीं हो जाता, महाराष्ट्र सरकार जो है संशय की स्थिति में है। देखिए, मैं अभी भी बात दोहरा रहा हूं, दोबारा जो कहा मैंने कि प्रधानमंत्री ने कोई स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में नहीं कहा है। उन्होंने ब्रॉड आइडिया दिया है कि इसका क्या कॉन्टूर है, डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो उस दिशा में जा रहे हैं, उसमें चाहे महाराष्ट्र हो चाहे वो कोई और प्रदेश हो, सबको बेनिफिट होगा। इसलिए कि एक बड़ी बात देखिए, छुपी हुई बातें, दो बातें जो मुझे बहुत अच्छी बातें हैं देश के हित के लिए, कि इन्होंने कहा कि लोकल मार्केट, जब अगर लोकल मार्केट और डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के साथ साथ बात करते हैं और बात करते हैं कि सप्लाई चेन को ये करना, मतलब हर स्टेट में जो आज जो माइग्रेंट और लेबर हम है, तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छी नियत के साथ ये पैकेज लाया गया है। अब शाम 4 बजे का इंतजार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस पैकेज से जुड़ी जानकारी हम सबके साथ साझा करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।